इतने दर्शक आपका चैनल देख रहे हैं, आप बंद कमरा बता रहे हो। वो आपकी पार्टी के अंदर, लेकिन मैं नेता जो बंद कमरे के अंदर डिस्कशन करता है, पब्लिक डोमेन में चली जाती है बातें। लेकिन मैं वही हम कह रहे हैं कि यहाँ डिस्कशन कर लीजिए, पब्लिक डोमेन में चली जाएगी। एक बात जरूर कहना चाहूंगा, रोहित भाई की बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मुझे रहम आया। पहले अनिल यादव को बोलने दीजिए सर इस बात को लेकर के। अनिल जी, कांग्रेस की मांग है कुछ कि भाई 2 सीटें, 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट की इतनी तो हमें मिलनी चाहिए कम से कम। देखिए, पिछली बार भी यही बातें हुई थी, तमाम तरह की षड्यंत्र और साजिशें रची गई कि किसी तरीके से इस गठबंधन में खटास डलवाई जाए। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि यह गठबंधन बहुत अच्छे से उपचुनाव लड़ेगा और 10 की 10 सीटें जीतेगा। कौन कितनी सीटें लड़ेगा इसको शीर्ष नेतृत्व बैठ के डिसाइड करेगा, और जब ये क्लियर हो जाएगा तो सबसे पहले अनंत भाई आपके पास आके बताएंगे कि आप इसको ब्रेक कर दीजिए। लेकिन स्ट्रेटेजी के तहत अभी नहीं बताएंगे। जहां तक बात है, क्योंकि हमारे यहाँ तो 2 पार्टियां हैं, सपा और कांग्रेस, वहां तो आधा दर्जन से ज्यादा पार्टियां हैं। याद है सर, लोकसभा चुनाव के दौरान भी अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश के अंदर जहां भारत जोड़ो यात्रा का वेलकम करना था, वो सीटों की खटास ही थी कि अखिलेश यादव पहुंचे नहीं थे शुरुआत में। लेकिन अंततः क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी को हाफ कर दिया, और इस बार साफ कर देंगे। ऐसा ही होगा इस बार भी। मैं तो ये कह रहा हूं, हम तो 2 लोग हैं, 2 अलग अलग पार्टियां हैं, वहां तो आधा दर्जन पार्टियां हैं। वो साथी अभी कह नहीं पा रहे, वो 1 सीट के लिए भी कंफर्म नहीं है जहां पर उनका सिटिंग एमएलए था। वो कह रहे 10 की 10 एनडीए लड़ेंगे। अगर एक से दूसरी मिल जाए तो आप बता दीजिएगा। अभी तो अनुप्रिया पटेल जी ने बात शुरू करी है, अभी निषाद जी मांगेंगे, राजभर जी मांगेंगे, तो किस किस को बांटिएगा? अभी तो कांग्रेस का हाल उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ ऐसा ही रहा है, सोचना चाहिए। तो अगर इतिहास की परिपाटी पर जाएंगे तो मुश्किल आपके सामने भी आ जाएंगी, भाई कितनी सीटें मिलेंगी, कितनी नहीं मिलेंगी गठबंधन में। नहीं, हम लोग, मैंने कहा कि हम 2 लोग, हमारी तो 2 पार्टियां बैठ के डिसाइड होगा और स्ट्रेटेजिकली डिसाइड होगा, इस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा। अनंत विजय जी, ये स्ट्रेटेजी है कि सीटें अभी तक ना घोषित करना, या आपस में सीटों को लेकर सहमति ना होना, या अनिश्चितता है, जैसा कि सीट बंटवारे के दौरान लोकसभा में भी देखा था हम लोगों ने। अनंत जी, मैं इस पे आऊं, लेकिन एक मैं अपनी आपत्ति दर्ज करा दूं कि हिंदुओं के हत्या की जब मैंने बात की तो राजकुमार भाटी जी को वो मूर्खतापूर्ण लगा। अब मुझे समझ नहीं आया कि इतने पढ़े लिखे संजीदा व्यक्ति अनंत जी, आपके समझने में कुछ गलती रही है, मैंने तो कोई टिप्पणी नहीं की। आप जैसा जहीन व्यक्ति ऐसे शब्दों, अनंत जी ऐसी कोई टिप्पणी हुई नहीं है, आपने पता नहीं कहां से सुन लिया। मुझे बड़ा अफसोस है भाटी जी कि आपने ऐसा अरे बेवजह। चलिए, मैंने तो आपके कमेंट में कोई टिप्पणी की नहीं, बिल्कुल भी। आप कोई गलतफहमी है आपको। चलिए, दर्शक देख रहे हैं, छोड़िए, समय व्यर्थ बर्बाद न करते हुए हम आते हैं इस चर्चा पे कि जिस प्रकार से आप अभी अनंत आपने पूछा है कि क्या सीटों के बंटवारे में किसी प्रकार की दिक्कत होगी। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के इन 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होंगे, अभी तो तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, अभी हम थोड़ा जल्दबाजी में अटकल लगाने लग रहे हैं। तो जब एक बार घोषणा हो जाएगी तब सारी चीजें समझ में आएंगी। और मुझे लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए और खास तौर पर योगी आदित्यनाथ जी के लिए ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। उनको ये अपने नेतृत्व को एक बार पुनः उत्तर प्रदेश में, जिस प्रकार से लोकसभा में अपेक्षा के अनुसार सीटें नहीं मिल पाई और समाजवादी पार्टी नंबर 1 पार्टी हो गई, तो उसमें योगी आदित्यनाथ को ये साबित भी करना है कि उनकी पार्टी, उनकी लोकप्रियता, उनका दबदबा अभी कायम है। अगर 6 या 7 सीटें वो जीत जाते हैं तो फिर जितने तरह की बातें, चर्चाएं चल रही हैं, और जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, संगठन मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, इन सब लोगों के बीच में बैठ के बंद कमरे की बात कर रहे थे। बंद कमरे से भाटी जी जो भी बात होती है निकल ही जाती है। कमलनाथ जी वाली बात बंद कमरे में आप लोगों ने मध्य प्रदेश में की थी, बाहर ही आ गई थी, तो अभी भी बाहर आ जाएगी। लेकिन तो बंद कमरे की कुछ और बातें भी अनंत जी बाहर आई थी, वो थी सीएम और डिप्टी सीएम के आपस की जो खटास है। गठबंधन की बात तो शलमणि जी बाद में होगी, अंदरूनी सब ठीक है सर। कि इस लोकसभा, इस विधानसभा सीटों के परिणाम से वो जो तमाम कयास खटास के, नेतृत्व परिवर्तन के, किसी को हटाने के, किसी को मंत्री बनाने के जो कयास लग रहे हैं, उन सब पर विराम लगेगा। ठीक है सर, लेकिन एक इनपुट और जवाब में चाहूंगा कि शलमणि त्रिपाठी दें। घोषणा नहीं कर पा रहे, वो इनपुट शलभ जी ये है कि सुपर 30 की कोई टीम बनी है, घोषणा तो मैं ही कर सकता हूं जी। शलमणि जी, ये कहा जा रहा है कि भाई सुपर 30 की कोई टीम बनाई गई है, हर एक विधानसभा के लिए 3-3 मंत्रियों को दारोमदार सौंपा गया है, लेकिन सुपर 30 में दोनों डिप्टी सीएम नदारद हैं। आपकी जानकारी मुझे लगता है दुरुस्त नहीं है। आपकी जानकारी उसी प्रकार की है जितना मुझे लगता है पिछले 1 महीने के दौरान चला कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कौन दिल्ली लैंड कर गया, कौन सी गाड़ी से निकल गया। तो ये आपके लिए विषय हो सकता है। सर, इस पेशे में आप शलभ जी रहे हैं
और भाव भंगिमाओं का, मुद्राओं का कैसे अर्थ निकाला जाता है, आप बेहतर तरीके से समझते हैं? नहीं, मैं दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन कितनी सच्चाई होती है अनंत भाई, ये भी आपको पता है कि हम इस पेशे में रहे, इसलिए इस बात को जानते हैं कि एक खबर को लेकर उड़ के जब कोई एक्सक्लूसिव करता है तो उसके फॉलोअप के चक्कर में कितनी फर्जी खबरें प्लांट हो जाती हैं, ये भी आपको खूब पता है। तो मैं कोई आप पे कोई दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। तो डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ सर, ब्रेकिंग आप ही कर दीजिए कि गठबंधन का स्वरूप क्या रहेगा, फिर बाकी कयासों का इंतजार कोई रहेगा ही नहीं हम लोगों को। नहीं, बहुत अच्छा रहेगा। और इस सवाल पे मैं राजकुमार भाटी जी से सहमत हूँ। देखिए, सारी बातें टीवी चैनल में बैठ के चर्चा नहीं होती, कोई भी संगठन हो, कोई भी पार्टी हो, कोई तो सहमत हो। ये सहूलियत की सहमति बड़ी मजेदार होती है सर जी। नहीं, वो बैठ के चर्चा करते हैं, अपनी रणनीति बनाते हैं, हर किसी को अधिकार है, ये लोकतंत्र। ठीक है सर, अनिल यादव कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद विवेक जी मैं आपके पास आ रहा हूं सर। देखिए, मेरा तो सिर्फ एक छोटी सी एक बात कहना चाहता हूं गठबंधन पर, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ तो 2 पार्टियां वहां पर डिसाइड होना है। पहली बात तो इनके यहाँ आधा दर्जन पार्टी है, दूसरा इनकी पार्टी में आधा दर्जन खेमे हैं कि कौन सी सीट का टिकट कौन डिसाइड करेगा। तो मुझे लगता है इनके लिए बड़ी चुनौती है कि पहले इनको आपस में समन्वय बनाना पड़ेगा। अनिल यादव, आपकी जो सहयोगी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर, उनके अंदर भी है शिवपाल यादव को लेकर हाल ही के दिन में क्या कयास लगे और किस किस को अलग अलग दारोमदार सौंपा गया, सिर्फ चर्चाएं हैं, वो सब पुरानी बात है। अनिल यादव, आपने 2017 का दौर भी देखा जब पार्टी के अंदर डिस्प्यूट हुआ था, उस वक्त तो आप नजदीकी थे। अगर मैं आज की बात करूं तो मुझे लगता है कि रिजल्ट जनता ने दिखा दिया कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ लड़ रही है। और क्योंकि अनंत जी ने एक बात कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, मैं कह रहा हूं महत्वपूर्ण नहीं, ये चुनौतीपूर्ण और संघर्षपूर्ण चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और उसका कारण है क्योंकि देखिए, इस प्रदेश की जनता का दुर्भाग्य ये है कि 2 बार बहुमत की सरकार बनाने के बाद इस प्रदेश की सरकार की प्राथमिकता चुनाव है, ना कि प्रदेश की जनता। कानून व्यवस्था पे चर्चा नहीं हो रही है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, पेपर लीक्स पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप बात करते हैं जो बिल्कुल उत्तर प्रदेश की जनता से इररिलेवेंट बात है, उसके ऊपर आप पूरी चर्चा करना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ जी बताएं ना कि भाई एनसीआरबी के आंकड़ों में उत्तर प्रदेश में महिलाओं पे क्यों सबसे ज्यादा उत्पीड़न होता है, बताएं ना कि भाई इतनी बेरोजगारी क्यों है कि भाई 50,000 भर्तियां निकलती है और 60 लाख बच्चे उसको भरने जाते हैं, बताएं ना कि पुलिस क्यों आखिरकार पॉलिटिकल पार्टी लेकर के सभाओं में नहीं आते अनिल जी। लोकसभा के अंदर भी आरक्षण खत्म हो जाएगा और लाल किताब दिखा करके नैरेटिव बनाया गया था। अनंत भाई, चुनाव की भी तारीखें भी घोषित नहीं हुई, जमीनी मुद्दों पर कितनी चर्चा होती है सर, चुनाव ही लड़ा जाएगा तो ये दारोमदार हर पार्टी का है। जनता काम कब होगा? ठीक है, विवेक शिवाजी बताइए मुझे आपका एनालिसिस क्या कहता है सर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर के। विवेक जी, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन लगता है जैसे इंटरनेशनल चुनाव हो रहे हैं, जिस तरीके से बांग्लादेश को यूपी के चुनाव में चीफ मिनिस्टर घुसा करके लेकर के आए हैं। यहाँ शलभ त्रिपाठी ने पैलेस्टीन का एक एग्जाम्पल दिया। पैलेस्टीन सर इस देश की एक नीति रही है जिसमें आपकी पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी ने भी पैलेस्टीन को सेपरेट स्टेट बनाने में समर्थन दिया था। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने भी जब हमास का अटैक भी हुआ था तो उसका खंडन करते हुए भी पैलेस्टीन स्टेट का जो एक हिस्टोरिकल स्टैंड है इंडिया का, उसको उसी को सबने समर्थन दिया है। तो ये मत सोचिए कि पैलेस्टीन हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। पैलेस्टीन एक मुस्लिम इशू नहीं है। सऊदी अरेबिया जैसे ऐसे बहुत सारे देश हैं जो पैलेस्टीन के इंडिपेंडेंट स्टेट के समर्थन में आज नहीं है। पहली चीज में आपको विवेक जी, हम लोग वापस यूपी पे आ जाते हैं सर, वापस यूपी के परिप्रेक्ष्य में आ जाते हैं और बात हम लोग कर लेते हैं पीडीए को लेकर के। क्या आपका रुख दिखाई पड़ता है आपको? हिंदुत्व की राजनीति क्या इस बार उपचुनाव में काम करेगी कि नहीं करेगी? देखिए, ये अब हिट एंड ट्रायल की रणनीति भारतीय जनता पार्टी ट्राई करने की कोशिश कर रही है। पहले इनका बड़ा क्लियर स्टैंड होता था कि हिंदू वर्सेस मुसलमान कराओ, किसी ना किसी तरीके से वोट पोलराइज होगा, अक्रॉस द कास्ट हिंदू एक तरीके से यूनाइट होकर के हमको हिंदुओं का चैंपियन मानते हुए वोट करेंगे। वो रणनीति इनकी फेल हो गई। इनका गवर्नेंस इतना पुअर था कि जो हिंदू समुदाय के लोग भी समझ गए कि अपार्ट फ्रॉम, तो विपक्ष ने इसको काउंटर कैसे किया सर? नहीं, हमने इसको काउंटर किया। सबसे पहले बैड गवर्नेंस इज वन पार्ट, दूसरा ये सच्चाई है कि ये पार्टी रिजर्वेशन के ज्यादा फेवर में नहीं है। इनके कई प्रवक्ता टेलीविजन पे आके यहां तक बोलते हैं कि जो जातीय समीकरण है ये अंग्रेजों की देन है। तो ये लोग उस समस्या को, रूट ऑफ द प्रॉब्लम को अटैक नहीं करना चाहते हैं। ये उसको किसी ना किसी तरीके से हिंदू धर्म और सनातन धर्म को जस्टिफाई करने के चक्कर में ये रिजर्वेशन तक को एक तरीके से स्क्रैप करने की बात करते हैं या हिंट करते हैं। ये फैक्ट है। ये कहते हैं साहब सनातन धर्म तो इतना खूबसूरत है कि इसमें जाति की जो समीकरण थे वो कभी थे ही नहीं। हालांकि विवेक श्रीवास्तव, मेरी याद में सर ऐसा कुछ रहा नहीं जहां संविधान खत्म करने की कोई औपचारिक बातें पार्टी की तरफ से कही गई हो, किसी पार्टी की तरफ से, या फिर संविधान को खत्म करने की बातें कही हो। संविधान खत्म करने का जो नैरेटिव था लोकसभा चुनाव में चला था, आरक्षण खत्म करने का नैरेटिव था जिसकी बातें अगर आप कर रहे हैं, लेकिन वो नैरेटिव तक रहा है सर। 10 सेकंड लूंगा सिर्फ आपके में। इन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारे सनातन धर्म में जाति व्यवस्था है ही नहीं। जब मैं कहता हूं कि भगवत गीता तब में लिखा हुआ है कि वर्ण व्यवस्था है तो उसको भी नकारा सर। पॉलिटिकल पार्टी जाति जनगणना की बातें कर रही हैं।
पॉलिटिकल पार्टी जातिगत जनगणना की बातें कर रही हैं, आप करें, व्यवस्था नहीं क्यों ना करें सर? अगर वेलफेयर देना है तो जब तक आप स्टैटिस्टिक, मैं कह रहा हूं विवेक जी, पॉलिटिकल पार्टी जातिगत जनगणना की बातें कर रही हैं, आप करें, व्यवस्था नहीं है सर। नहीं सर, एक मेरी बात सुन, अगर आप जाति जनगणना नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा किस कम्युनिटी का क्या इकोनॉमिकल स्टेटस है, कितने लोग हैं, कहां है, किसको वेलफेयर चाहिए, किसको नहीं चाहिए? तो आपको स्टैटिस्टिक्स तो चाहिए। तो जातीय जनगणना कोई वोट, इसको वोट से आप मत जारी ना। ठीक है, आपको आपके काउंटर में से रोहित अग्रवाल कुछ कहना चाह रहे हैं। रोहित जी, नहीं, पहले तो एक बार ये डिसाइड कर लें कि इनको जनता की तो जाति समझनी है, जनता में तो भेदभाव कराना है इनको जाति के नाम पे, पर इनकी जाति जब सदन में पूछ ली आती है तो इनको गुस्सा आ जाता है ना। अगर राहुल गांधी जी से जाति पूछ लिया तो अखिलेश यादव जी को गुस्सा आ जाता है, तो ये तो समझना पड़ेगा ना। और दूसरी चीज, मैं तो राजकुमार भाटी जी की पार्टी की दाद देना चाहूंगा। कांग्रेस, जिसका उत्तर प्रदेश में कोई अस्तित्व नहीं बचा है, उसके प्रदेश अध्यक्ष कल इनको आंख दिखा रहे थे, कह रहे थे 5 सीटें लेंगे, 5, 10 में से 5, और यहाँ पे अनिल यादव लिपापोती कर रहे हैं कि वो तो हम डिसाइड कर लेंगे बंद कमरे में। ऐसा नहीं है सर, कांग्रेस का अस्तित्व नहीं बचा। ये बातें लोकसभा चुनाव तक बीत चुकी हैं, उसके बाद कांग्रेस ने अपने अस्तित्व को पुनर्जीवित करने की कोशिश शुरू कर दी है। अनंत भाई, इनके बीच में बंद कमरे जैसा कुछ नहीं है। इनके प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने कल साफ कर दिया है कि 5 सीटें लेंगे वरना गठबंधन गया, ये साफ कर दिया है। ठीक है, कांग्रेस के पुनर्जीवन की बात आती है तो कमेंट में चाहूंगा आपसे, ये लगातार कहा जा रहा था, ये भी पूछ लीजिए कितनी पार्टी के कितने सांसद है, ये बता सकते हैं। रोहित जी, आप दोनों के पास में आ रहा हूं। अनंत विजय जी, लगातार कहा गया कि भाई राहुल गांधी इस लोकसभा चुनाव के बाद रिलॉन्च हो चुके हैं राजनीति में, और यूपी उपचुनाव में परफॉर्मेंस ऐसी होगी कि राहुल गांधी ब्लॉकबस्टर साबित कर देंगे अपने आप को। अनंत, राहुल गांधी तो लगातार हर चुनाव के बाद रिलॉन्च होते रहे हैं। राहुल गांधी पहली बार थोड़ी ना रिलॉन्च हुए हैं। 2004 में रिलॉन्च हुए, 2009 में रिलॉन्च हुए, 2009 में जब उत्तर प्रदेश में सीटें आई तब वो रिलॉन्च हुए। योगी जी के लिए भी इस तरह की भाषा आपके पास में आऊंगा सर।